प्यारे बच्चों, ज्योतिबा फुले पाठ के 2 वीडियो लेसन जो पहले हो चुके हैं उसमें हमने उनके बारे में वह किस प्रकार से समाज में सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे उसके बारे में हमने पढ़ा। आज के हम लेसन में इस वीडियो लेसन में पढ़ेंगे कि ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित जब किया गया था तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मना क्यों किया कि मुझे महात्मा ना कहा जाए। एक तरह का प्रश्न भी है और साथ ही साथ उनकी बात को किस तरह से सुधा अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कारण के सहित और उस उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयास किया है क्यों ज्योतिबा फुले अपने आप को महात्मा कहने से मना करते थे। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना। पहला जो प्रश्न आपसे किया गया उसका उत्तर आपको समझ आ गया होगा। ज्योतिबा फुले कहते थे अगर आप मुझे महात्मा कह देंगे तो शायद हो सकता है मेरे अंदर भी अहंकार आ जाए या मैं अपने आप को परिपूर्ण समझने लगूं, जिसके आगे प्रगति की कोई गुंजाइश नहीं है हो और ना ही मुझे ऐसा लगे कि मुझे कुछ करना चाहिए। इसलिए वे अपने आप को एक अलंकृत शब्दों से सुशोभित होने के लिए मना करते थे। वे कहते थे मुझे सामान्य मनुष्य बने रहने दीजिए, मुझे अपने बीच में रहने दीजिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों के बीच रहूँगा तभी आपकी समस्याओं को समझ पाऊँगा और उन्हें दूर करने का पुरजोर प्रयास कर सकूँगा, इसलिए मुझे महात्मा ना कही। दूसरी बड़ी विशेषता क्या है ज्योतिबा फुले की, जो भी वो कहते थे वैसे सिर्फ कह सकते हैं लोगों को, उनके शब्द सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं होते थे, वह वही चीज़ कहते थे जो वह स्वयं अपने व्यवहार में अपने आचरण में उतारते थे। जो चीज़ उनके घर में या उनके परिवार में होती थी वही चीज़ वह समाज से भी चाहते थे। अगर समाज में उसकी तरह का सुधार का प्रयास कर रहे होते थे तो सबसे पहले उसकी शुरुआत अपने घर से करते थे। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना। सावित्री बाई भी एक स्त्री हैं और मैंने जैसा बताया था स्त्रियों की शिक्षा को लेकर बहुत सारे कुतर्क चलते थे और लोग उन्हें शिक्षित नहीं करना चाहते थे। सावित्री बाई शिक्षित होना चाहती थी तो देखिए क्या है, ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना भी सिखाया। सावित्री बाई की बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी गाह्य शक्ति तेज थी। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार अकेले ही चली जाती थी। एक बार सावित्री शिखल गांव से के हाट में गई। वहाँ कुछ खरीदारी खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुककर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ, तुम्हें पढ़ना न आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। देखिए वही रूढ़िवादी सोच की स्त्रियों को क्या पढ़ाना है। पिता भी उसी सोच से ग्रस्त थे। उन्होंने क्या किया, छोटी सी बच्ची जो किताब लेकर आई है उसे देखना भी उन्हें नागवार हुआ। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि लड़की के हाथ में किताब भी आए, इसीलिए उन्होंने उस किताब को उठाकर सीधे फेंक दिया और क्या कहा, ईसाइयों से ऐसी चीज़ें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी
और सारे कुल को भ्रष्ट करेगी। तेरी शादी कर देनी चाहिए। सोचिए, इतनी छोटी बच्ची, उसको ये कहा जाता है कि अब तेरा विवाह करना ही उचित है। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छिपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर वे अपने सामान के साथ उस किताब को सहेज कर कहाँ लेकर गई? अपने ससुराल में। और जब वह शिक्षित हुई, जब ज्योतिबा फुले ने उन्हें शिक्षित किया, तो उन्होंने वह किताब पढ़ी। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिंडे के बाड़े में पहली कन्या शाला की स्थापना हुई। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3,000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। एक कह सकते हैं ऐतिहासिक कार्य किया था और समाज के स्तर पर जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार मतलब वो जो परिपाटी चली आ रही थी, रूढ़िवादिता से ग्रस्त एक समाज की जो सोच थी, उससे उन्होंने सबको दूर किया। अपने लोग लड़कियों को निकाल कर लाए और उन्हें पढ़ाया, शिक्षित किया, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिससे अन्याय का विरोध किया जा सकता है। व्यक्ति अपने अधिकारों को समझने में सक्षम होता है। इसमें क्या हुआ? शूद्र और शूद्रातिशूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं क्या की गई? खोलनी शुरू हुई। सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को लगातार बहुत सारे व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों, बहिष्कार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो सो कॉल्ड ब्राह्मण समाज था या पुरोहित समाज था, उनके लिए ये असहनीय था कि शूद्रों को पढ़ाया जाए। इसीलिए उन लोगों ने इसका विरोध किया। जब वे लोग कहीं जाते तो रास्ते में उन्हें गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। मतलब इतना घृणित व्यवहार उस फूले दंपति के साथ होता था। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। 1840 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक प्राण होकर, मतलब एकजुट होकर अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने यह मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना या महार चमार मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी की हौद सभी जातियों के लिए खोल देना। देखिए कितने ये कह सकते हैं काम उन्होंने ऐसे काम किए जिसके बारे में उस समय का समाज सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने जब देखा कि किस तरह से लड़कियों को मार दिया जाता है, उसको लेकर लोगों को जागरूक किया। एक एक के घर जाकर वहाँ से लड़कियों को लेकर आते थे कि वह शिक्षित हों। और जब देखा उन्होंने कि पानी को लेकर इतनी बदहाल स्थिति में लोग रह रहे हैं, तब उन्होंने अपने ही घर की जो हौद वगैरह थीं उन्हें खोल दिया कि हर जाति के लोग यहाँ आकर अपनी प्यास बुझाएं और मतलब पानी जो एक बुनियादी आवश्यकता है उसे पूर्ण कर सके। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया और कुरीतियों, अंधविश्वास और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलित शोषितों के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति एक साथ कई बरसों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर सुधा अरोड़ा देती हैं कि आज का हम कहते हैं बहुत बुद्धिजीवी समाज है, किसी भी जाति वर्ग का ले सकते हैं। जब बहुत ही
पढ़ा लिखा, एक शिक्षित और बौद्धिक स्तर पर भी उन्नत समाज है, जहाँ लड़कियां भी पढ़ी हैं और लड़के भी। लेकिन कुछ समय साथ बिताने के बाद जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तलाक लेकर, फिर वो एक दूसरे की कमियां निकालना शुरू करते हैं। ऐसे समाज, ऐसे वर्ग, ऐसे दंपति जो हैं, उनके लिए मिसाल है फूले दंपति की, एकजुट होकर कितने बड़े कार्य किए जा सकते हैं। इस वैवाहिक रिश्ते में मान सम्मान प्रतिष्ठा की अति आवश्यकता होती है। दोनों एक दूसरे को समझे और किस तरह समाज के उद्धारक वह बन सकते हैं, यह यहाँ कहा गया। चलिए बच्चे, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। हम इसके प्रश्न उत्तर अगली कक्षा में करेंगे।